Hello everyone, welcome to Triple A Ace Accounts with me Anikant. This is Entrepreneurship with Ease और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम Entrepreneurship CBSE टर्म 2 का एक और सैम्पल पेपर करने वाले हैं। एक CBSE इशूड सैम्पल पेपर और एक जनरल सैम्पल पेपर, असेंबल्ड सैम्पल पेपर हमने किया था। सो दिस वुड बी द थर्ड पेपर इन दैट सीरीज़। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, तो उसको इधर फिर से कवर नहीं करूँगा। मैं एज़ यूजुअल सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ, बट यू मेक श्योर कि आपको एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड यू प्रैक्टिस द पेपर अकॉर्डिंगली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए के, यहाँ पे दो नंबर के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, द फैंसी स्टोर, a ready-made garment retail shop sold 8,000 shirts at 400 per shirt during the year ended 31st March 2014. Cost of placing an order and receiving goods is 2,000 per order. तो जैसे ही आप ये डेटा पढ़ेंगे यहाँ तक आपको डेफिनेटली ये क्लिक हो जाना चाहिए दोस्तों कि दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, हर सैम्पल पेपर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से बात कहूँ तो EOQ, ROI, ROE, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई वोंट बी सरप्राइज के सारे टॉपिक्स आपके पेपर में आपको एज इट इज़ मिल जाएं। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको तो थरली प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पर EOQ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले EOQ का फॉर्मूला जो आप लोगों को पता है, दैट इज़ 2 EOQ इज़ 2AO अपॉन C, और इसका स्क्वायर रूट करना पड़ता है, वेर A इज़ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, O इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इज़ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूरे साल की C लेनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टली डेटा दे रखा होगा। तो एक फैंसी स्टोर है रेडीमेड गारमेंट्स का, ये 8,000 शर्ट सेल आउट करता है, तो 8,000 बेचने हैं तो 8,000 खरीदने भी पड़ेंगे। अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो 400 पर शर्ट पे खरीदना पड़ता है शर्ट। इस परचेज प्राइस या कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो रेलेवेंट ही नहीं होता, फॉर्मूले में कहीं नहीं पुट करना पड़ता। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें दे रखी है। कई बार ये काम आती है C निकालने के लिए, जो कैरिंग कॉस्ट होता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दे रखा होता है, तब ये काम आती है, बाकी इसका अभी कोई काम नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स, ये 2,000 रुपीज़ है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगा 2,000। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज़ 500, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बोले, इवन इंटरेस्ट लॉस्ट फॉर वर्किंग कैपिटल या इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वो भी कैरिंग कॉस्ट में ही लेना है। 500 रुपीज़ नीचे आ जाएगा। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, इसको प्लेस कर देना है। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली परफेक्ट स्क्वायर आएगा, बट कभी कभी नहीं भी आता है। 2 इंटू 8,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 500, दैट 64,000, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई शुड से कि यहाँ पर ये एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। 2.52.98 यूनिट्स ये हमारा EOQ रहेगा। दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना, तो इन दैट सिचुएशन एटलीस्ट डू दिस मच। फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, फार्मूले में जितने भी आप एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं या वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा मतलब है कि A क्या है, O क्या है, C क्या है, और फिर आप अपना आंसर कंप्यूट करके जितना पॉसिबल हो उतना बता दीजिएगा। जिस एक्सटेंट तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑल्सो कीपिंग टाइम इन माइंड, उतना आप कर लीजिएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट निकालना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका कौन सा है, देखिए, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो IPO रहेगा। IPO के अंदर मतलब कंपनी अपने शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, कहने का मतलब है कि हम पब्लिक एट लार्ज को अपना इशू कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस देकर। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस रहती है आपके पास, एक लंबा पूरा कंट्री का स्कोप मिलता है आपको पैसा रेज करने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो मोर द नंबर ऑफ पर्सन्स मोर आर योर चांसेस टू गेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, और आपका जो ओनरशिप है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई और स्कैटर्ड हो जाएगा कई लोगों के बीच में,
और आप अच्छे से ज़्यादा फंड्स रेस कर पाएंगे रादर देन गोइंग टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लेके आएंगे, कंडीशंस लेकर आएंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफर एक इजी वे रहता है लिस्टिंग करने के लिए, और दूसरा आपकी कंपनी को एक ब्रांड वैल्यू मिलती है और यू गेट नोन टू द पब्लिक। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। अब आप इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर लिखना है, फिर उसका तरीका समझा देना है कि प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, पब्लिक से पैसा लेते हैं और क्यों ये पॉपुलर है, क्योंकि ये ऑल्दो लेंदी है सब है, बट सबसे ज़्यादा फंड्स रेज करने का स्कोप इसी मेथड से रहता है। एक ग्लांस दे देता हूँ आपको एग्ज़ाम में कैसा आंसर एक्सपेक्टेड है, सजेस्टेड में कैसा लिखा हुआ है, सो दैट यू कैन बेटर प्रिपेयर योर आंसर अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से आंसर एक्सपेक्टेड रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये एग्ज़ाम का आंसर है। पब्लिक इशू मोस्ट पॉपुलर मेथड है क्योंकि डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक से रहता है। प्रोस्पेक्टस इशू करना है, प्रोस्पेक्टस बनाकर कंपनी पैसा इशू कर सकती है, पब्लिक को शेयर के लिए करना है। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस और फॉर्मेलिटीज़ हैं इनिशियल इशू के और प्रोस्पेक्टिंग और ड्राफ्टिंग लॉन्च के, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है। इन्होंने बेसिकली पब्लिक इशू को डिस्क्राइब भी करके बताया है यहाँ पर। चलिए कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Coal Limited is a public company and running its business on terms defined by government. Stones Limited is a private firm. देखिए एक गलती तो इनसे ये हो गई कि Stones प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए था। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे लिमिटेड नहीं आ सकता, बट लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ और आगे पढ़ते हैं। इज़ अ प्राइवेट फर्म ओन्ड बाय सनी स्टोन एंड हिज ब्रदर रॉकी स्टोन. Stone Brothers are planning to expand the business. For that, Sunny wants to merge the company with another private company in order to increase production and earn more profit. But Rocky wants to acquire a public limited company in order to expand their business to government market as well. Public company लेंगे तो government market पे भी जा पाएंगे. That doesn't mean कि public company government company होती है. Public में scope बहुत बढ़ जाता है, larger audience मिल जाती है, आपका stature जो होता है वो बड़ा हो जाता है being a public company. आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. तो ये जो एंटरप्राइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक क्लियर जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो ये दिया है कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को अक्वायर करना चाहती है ग्रो करने के लिए, तो ये रिवर्स एक्विजिशन हो जाएगा. स्ट्रैटेजी एक्विजिशन की है और उसमें भी सब क्लासिफिकेशन रिवर्स एक्विजिशन है. तो आप सिर्फ एक्विजिशन मत लिख के आइएगा, रिवर्स एक्विजिशन लिखिएगा. रिवर्स एक्विजिशन इज अ सिचुएशन वेयर अ प्राइवेट कंपनी अक्वायर्स अ पब्लिक कंपनी. टाइप्स ऑफ एक्विजिशन, चलिए इसी के साथ हम बचे हुए भी डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ एक्विजिशन में दो बहुत ही सिंपल हैं. एक फ्रेंडली होता है, एक हॉस्टाइल होता है. फ्रेंडली मतलब दोनों पार्टीज अग्री करती हैं, द कंपनी बीइंग अक्वायर्ड वांट्स टू बी अक्वायर्ड एंड द कंपनी अक्वायरिंग इज विलिंग टू अक्वायर दैट पर्टिकुलर कंपनी इन डिस्कशन विद द कंपनी दैट इज बीइंग अक्वायर्ड. दोनों में समझौते के साथ एक्विजिशन हुआ है. हॉस्टाइल एक्विजिशन में जिस कंपनी को अक्वायर किया जा रहा है उसकी रजामंदी नहीं है, बट देर आर स्टिल लीगल मीन्स अवेलेबल. मैंने इसका जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो अक्वायर कर लिया, देन आई विल बी दी ओनर और नथिंग कैन बी डन बाय द कंपनी बीइंग अक्वायर्ड. ठीक है, ये हॉस्टाइल एक्विजिशन हुआ. बैकफ्लिप एक्विजिशन, बैकफ्लिप एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करेगी, फिर जिस कंपनी ने पैसे देके दूसरी कंपनी को खरीदा है वो कंपनी खुद ही उस कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी. सब्सिडरी का मतलब ये होता है कि देन दैट कंपनी, दैट इज़ द कंपनी ए और कंपनी बी है. कंपनी ए ने बी को खरीदा, फिर बी को बी कंपनी से कंपनी ए अपने 51% शेयर्स एक्वायर करवा लेगी, खुद उसकी सब्सिडरी बन जाएगी. ये टेक्निक यूजुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक्विजिशन से बचने के लिए. मुझे कंपनी ए को बचाना है एक्विजिशन से, तो मैं किसी दूसरी कंपनी से खुद को खरीदवा देता हूँ, वो कंपनी जिस पे मुझे भरोसा है ना. एक नई कंपनी बनाई है, कोई कंपनी है बी कंपनी, उससे अपने आप को अक्वायर करवा लिया और फिर खुद उसके नीचे सब्सिडरी बन के बैठ गया. अब अगर किसी को कंपनी ए को अक्वायर करना है तो उसको बी की ओनरशिप चाहिए और बी की ओनरशिप मेरे ट्रस्टेड लोगों के पास है. तो एक शेल क्रिएट कर दिया और फिर वापस इस शेल से हम बाहर निकल आएंगे जब हमें लगेगा कि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर की चीज़ें हमारी कंपनी की तरफ नहीं की जा रही हैं. और रिवर्स एक्विजिशन तो मैंने आपको अभी समझाया है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को अक्वायर करती है. टाइप्स ऑफ एक्विजिशन या टाइप्स ऑफ मर्जर्स के बीच में इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है. तो एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ. Explain the types of acquisition. I just did.
तो ये भी कवर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, बीच में ये रह गया था। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव, गिव एनी टू। हमें कोई दो ही देने, मैं सारे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि कितने तरीके के ब्रांड नेम होते हैं। ब्रांड एक साइन है, सिंबल है, मार्क है या कुछ भी है जो एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है आपकी कंपनी की। उसको देखकर जो यूज़र है, जो उसे देख रहा है, वो क्लियरली एसोसिएट कर सकता है कि किस कंपनी की बात हो रही है। तो वो जो कुछ भी है वो ब्रांड हो जाएगा। अब वो कलर है, सिंबल है, साइन है, कुछ फ्रेज़ है, कोई मार्क है, कुछ भी है, वो ब्रांड हो जाएगा। अब कितने तरीके के ब्रांड नेम होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इंडिविजुअल ब्रांड नेम होता है। इंडिविजुअल ब्रांड नेम स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मैं अपने हर प्रोडक्ट का, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हर प्रोडक्ट का अपना एक नया ब्रांड नेम रखूँगा। जो कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत तरह के सोप्स हैं, बट हर टाइप ऑफ सोप, हर सेगमेंट ऑफ सोप, हर वेरिएंट का उसने अलग नया नाम रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है फैमिली ब्रांडिंग। फैमिली ब्रांडिंग के या ब्लैंकेट ब्रांडिंग भी कहा जाता है, इसे अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी कहा जाता है। उसके अंदर क्या होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सेम नाम रखा जाएगा। इंडिविजुअल ब्रांडिंग में हर एक प्रोडक्ट का नया नाम है, बट ये पर्टेन एक ही कंपनी से करता है। और फैमिली ब्रांडिंग में क्या किया जाएगा कि एक नाम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जा रहे होंगे। जैसे मैगी हो गया, अब मैगी का सॉस भी है, मैगी का मसाला भी है, मैगी के नूडल्स भी हैं, मैगी का पास्ता भी है, बट एवरीथिंग इज़ नोन बाय मैगी। किसान जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये फैमिली ब्रांडिंग हो जाएगी। एक ही नाम है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं हम। फिर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती है। कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट और फैमिली ब्रांडिंग में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझिएगा कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में कॉर्पोरेट नेम प्लस एक यूनिक इंडिविजुअल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी रहता है। तो मैं, एक ब्रांड है, वो ब्रांड नेम हर प्रोडक्ट के साथ यूज़ करता हूँ, फिर हर एक प्रोडक्ट का अपना इंडिविजुअल ब्रांड नेम भी रखता हूँ। जैसे बजाज यूज़ करता है, बजाज की एवेंजर हो गई, बजाज की पल्सर हो गई, तो बजाज है, साथ में उस यूनिक प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम भी है। और अल्फा न्यूमेरिक एज द नेम सजेस्ट, इसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स मिल के ब्रांड नेम बनता है, जैसे i20, i10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा क्या, टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम सारे कवर कर लिए। इसमें से कोई भी दो लिखने, बेस्ट चॉइस रहेगा जब हमारे ऊपर आता है। इंडिविजुअल समझा दो, फैमिली समझा दो और काम खत्म हो जाएगा आपका। या नीचे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी कवर्ड है। सिक्स्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी टू टिपिकल सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसके अंदर प्रमोशन मिक्स का एक एलिमेंट होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली वो एक्टिविटीज़ हैं जो की जा रही हैं मेरी सेल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने के लिए, कि मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरी यूनिट ज़्यादा बिकने लगे, वो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ में वो सारे गिमिक्स आएंगे कि एक्स्ट्रा दे दिया, 20%, कूपन, डिस्काउंट वाउचर्स, लॉयल्टी पॉइंट्स, ये सारे जो तरीके होते हैं ना, ये सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ बात है। बहुत एलैबोरेट वे में टेक्स्ट बुक में बता रखा है और इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है। एक क्विक रीड कर देता हूँ इसकी, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी की, इन केस बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे कंज्यूमर ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले मटेरियल रख दिया मैंने, इन स्टोर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, सैम्पल दे दिया, सेलिब्रिटी अपीयरेंसेज हो गई, कंपटीशन कंडक्ट करवा दिए, होता है ना सिंगिंग कंपटीशन, और बेसिक छोटे मोटे गेम शो के कॉन्टेस्ट करवा देते हैं मॉल्स में या स्टोर्स में। कूपन दे दिया, गेम्स करवा दिए, स्वीप स्टेक्स वही सबसे ज़्यादा कौन खरीद के लाएगा एंड सो ऑन, इतने मिनट में इतना ज़्यादा सामान ले आओ, एंड सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग्स। ऑन पैक ऑफर्स हैं, मल्टी पैक्स हैं, 4 एक साथ लोगे तो सस्ता मिलेगा, बोनस है, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स है। बिजनेस प्रमोशन होता है। अब यहाँ पे मैं बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ विद द ऑब्जेक्टिव कि मेरी सेल्स इंक्रीज हो, तो बिजनेस को नोन कर रहा हूँ, लोगों को सेमिनार्स कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ट्रेड शोज़ पे जाकर मेरे प्रोडक्ट को, मेरे बिजनेस को डिस्प्ले कर रहा हूँ, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल कैंपेन्स हो रहे हैं, न्यूज़ लेटर्स हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, और केपेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट केपेबल है, मतलब फास्टेस्ट चार्जिंग है या क्विकेस्ट वर्किंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड पार्टी से हमने वो डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करके ट्रेड प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स मेरे प्रोडक्ट में डील करें और उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो बेचे,
रिवॉर्ड दूंगा, इंसेंटिव दूंगा कि अगर आप इतनी सेल करके लाओगे तो। रीसेलर स्टाफ को इंसेंटिव्स देंगे, उनमें कंपटीशन कंडक्ट करवाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा सेल करके लाएगा उसे कोई फला प्रोडक्ट मिल जाएगा या ट्रिप मिल जाएगी बाहर जाने की। बोनस स्टॉक दे देंगे, भाई 1 लाख तक का स्टॉक अगर आप खरीदोगे बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर तो 10,000 का आपको फ्री में दे दिया जाएगा। सेल्स फोर्स जो इंडिविजुअल है, सेल्स एजेंट है मेरे, उनको कमीशन दे रहा हूँ, उनमें सेल्स कॉम्पिटिशन्स करवा रहा हूँ, अवार्ड दे रहा हूँ, उनको प्रोडक्ट के सैम्पल्स दे रहा हूँ, फ्रीवीज दे रहा हूँ ताकि वो पर्सनली उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। तो दैट इज़ एन एडेड मोटिवेशन टू देम टू सेल मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है दोस्तों, उसमें वो बताएंगे कि ऐसा कुछ किया, देन यू नीड टू गेस दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टेकिंग प्लेस। सो डू गिव अ रीड, और इसका जो भी कंटेंट दे रखा है ना कुछ क्यू पॉइंट या लाइन एनसीईआरटी के कंटेंट्स आपको केस स्टडी में मिलेगी तो क्विक रिलेशन हो जाएगा। जितने भी ऐसे टॉपिक्स है जिसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है उनका आप एग्जाम से पहले एक रीड ज़रूर करके जाएं। अगर आपने टेक्स्ट का रीड किया है बुक से तो आई एम प्रिटी श्योर के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लाइन याद आ जाएगी और फिर आप इजीली आंसर लिख सकते हो उसका, ठीक है ना। केस स्टडी बहुत बड़ी होगी, उसको देख के घबराना मत, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलेगा, करेक्ट है ना। और अगर एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, होना नहीं चाहिए पर है, और आपको लग रहा है 2 टॉपिक्स में से किसी का हो सकता है, यू राइट बोथ द टॉपिक्स। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे पर कुछ तो देना पड़ेगा, एटलीस्ट आपने लिखा है, छोड़ के मत आना क्वेश्चन को, ठीक है, अगर इफ़ यू आर मेकिंग दैट क्वेश्चन एज अ चॉइस। इसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल पे क्वेश्चन है, इन्वेंट्री है मेरे पास, उसके बाद रिसीवेबल्स आए, कैश आया, पेएबल्स आए। ये थोड़ा ढंग से नहीं बना रखा है, मेरे पास कैश था, कैश से एक्चुअली इन्वेंट्री आएगी। कैश को मैंने पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, इन्वेंट्री आई, और इन्वेंट्री से रिसीवेबल्स आए। पेएबल से मैं थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब है कि मेरे ऑपरेटिंग साइकिल को और एक्सटेंड कर रहा हूँ, जो मैं सामान खरीद रहा हूँ वो क्रेडिट पे खरीद रहा हूँ। तो क्रेडिट पे सामान लिया, इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री को बेचा तो डेटर आए, डेटर से कैश आया, फिर उस कैश से मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है। ये वो रिटेलर्स हैं जिनको होलसेलर से सामान भी क्रेडिट पे मिल जाता है, ठीक है ना। कैश सबसे सेंटर रहता तो आप थोड़ा रिलेट कर पाते बिकॉज यू हैव अ हैबिट ऑफ सीइंग कैश इन द सेंटर, है ना। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस हुज ऑपरेटिंग साइकिल इज रिप्रेजेंटेड अबव। कोई कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर को सबसे कम क्रेडिट मिलता है। देखो दोस्तों, होलसेलर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से तो कैश में बाय आउट करता है और फिर उसको रिटेलर को क्रेडिट देनी पड़ती है। मैन्युफैक्चरर का अगर ऑपरेटिंग साइकिल होगा तो उसमें रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस आएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है। रिटेलर का अगर होगा तो उसमें रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस आ नहीं सकता क्योंकि वो बने बनाए गुड्स खरीदता है। ये रिटेलर का है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये दे रखा है हमें रिटेलर का। एनालाइज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द टाइप ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट। तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत लो रहती है। इस स्पेसिफिक रिटेलर की तो और कम होगी बिकॉज ही गेट्स क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर एंड तो इसका जो कैश जो है वो रॉ मटेरियल में भी फंसता नहीं है, सिर्फ कैश एक जगह फंस रहा है डेटर में। क्योंकि ये रिटेलर है तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन भी छोटा होगा क्योंकि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस इनके ऑपरेटिंग या कैश कन्वर्जन साइकिल से एज एन एलिमेंट ही हट जाता है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अदिति स्टार्टेड अ ब्यूटी पार्लर बिजनेस। शी स्पेंड्स 30 लाख टू ओपन द पार्लर ऑफ विच शी इन्वेस्टेड 14 लाख ऑफ हर ओन मनी। थोड़ी सी भी प्रैक्टिस ROI या ROE के क्वेश्चन की करिए तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये ROI या ROE का क्वेश्चन है। तो 30 लाख में बिज़नेस स्टार्ट किया था दीदी ने और 30 लाख में से 14 लाख जो है इन्होंने वो खुद का इन्वेस्ट किया है। तो मतलब 16 लाख का इन्होंने लोन लिया, बता भी रखा है 16 लाख का डेट है और इंटरेस्ट रेट जो उस पर चल रही है वो चल रही है 14% की। ऑल राइट। सेल्स रेवेन्यू पर मंथ दे रखा है, COGS पर मंथ दे रखा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक महीने के दे रखे हैं 60,000 जो रेंट और यूटिलिटी और सैलरी से बनते हैं। डिप्रीसिएशन 30 का दे रखा है, सावधानी बरतिएगा, अभी तक सारे खर्चे पर मंथ हैं पर ये डिप्रीसिएशन पर मंथ नहीं है, ये डिप्रीसिएशन पूरे साल का है। मोस्टली आपको ऐसे अपसर्ड फिगर्स मिलेंगे टू ट्रिक यू टू मेक अ मिस्टेक। टैक्स 15% देना है, ROI और ROE कैलकुलेट करना है हमें। तो ROI या ROE निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिएगा। उसकी कैलकुलेशन के लिए एक स्टेटमेंट लगती है, सेल्स माइनस COGS
जो चीज़ ऑप्टेन होती है उसे ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। आप जब आगे कॉस्टिंग पढ़ेंगे प्रोफेशनल लेवल पे या अपने सीनियर कॉलेज एजुकेशन में, तो आप फाइंड आउट करेंगे कंट्रीब्यूशन इज़ अ बेटर वर्ड टू डिस्क्राइब दिस। इसमें से माइनस करनी है मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से दोस्तों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट, तो मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टैक्स, तो मुझे मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स से कैलकुलेट हो जाएगा ROI एंड ROE बोथ। ROI का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल इन्वेस्टमेंट। और ROE का जो फॉर्म ऑफकोर्स इंटू 100 करना पड़ेगा रेट बनाने के लिए। और ROE का फॉर्मूला जो होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या ओनर्स फंड है, खुद का पैसा जो होता है ओनर्स फंड इंटू 100। करेक्ट है। नाउ लेट्स यूज द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन टू कंप्यूट द आंसर। तो सेल्स रेवेन्यू पर मंथ दे रखा है 1,60,000, हम इसको एनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं 1,60,000 इंटू 12। तो एनुअल सेल्स है 19,20,000 की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करें तो 60,000 पर मंथ दे रखा है, तो 60,000 इंटू 12 72 लाख, 7,20,000 जो है वो COGS हो जाएगा। माइनस कर देते हैं 1920 में से, तो 12 लाख रुपीज़ का जो है वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 60,000 रुपये महीना है, तो एक तो 60,000 इंटू 12 आ जाएगा, दैट इज़ अगेन 7,20,000। 60,000 इंटू 12 7,20,000 के तो मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो एनुअलाइज कर दिए मैंने। और उसके बाद मुझे एक और डेटा दे रखा है कि डेप्रीसिएशन 30 का है, तो ये डेप्रीसिएशन भी फिक्स्ड एक्सपेंस होता है और ये 30 दोस्तों पूरे साल का है। इसको पर मंथ नहीं कर देना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 लाख माइनस 7,20,000 माइनस 30,000, तो EBIT जो आता है वो आता है 4,50,000 रुपये का। इस पर जो भी बोरोड फंड है हमारा उस पर इंटरेस्ट देना है मुझे, तो 14% की रेट से फंड्स बोरोड हैं और बोरोड फंड है 16 लाख रुपए का, तो 16 लाख पे 14% का इंटरेस्ट आ जाएगा और वो पूरे साल का आना है ऑफकोर्स। तो 16 लाख इंटू 14% 2,24,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया, माइनस 4.5 लाख, तो 2,26,000 रुपये का अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। इस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स की रेट दे रखी है 15%। 15% 2,26,000 पे लगने वाला है ना। सो 2,26,000 का 15% 33,900 रुपीज़ का टैक्स पे करना है। इसके बाद जो बचेगा 1,92,100 ये मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इसको फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं। चलिए आइए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो 1,92,100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल फंड्स जो एम्प्लॉयड हैं वो हैं 30 लाख रुपए के, है ना, जिसमें खुद थोड़ा पैसा इनका खुद का है और थोड़ा बोरोड है। तो 1,92,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख, तो ये आ जाता है 6.4033%। करेक्ट। और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए सेम फिगर 1,92,100 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट अभी मैं इसको डिवाइड करूँगा सिर्फ ओनर्स फंड से, इक्विटी फंड से, और इक्विटी फंड जो है वो है 14 लाख ऑफ हर ओन मनी। तो ये 14 लाख से डिवाइड हो जाएगा इंटू 100, तो डिवाइडेड बाय 14 लाख परसेंटेज, तो दैट गिव्स 13.7214%। 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आप निकाल लें तो काफ़ी रहेगा, ज़्यादा 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बात। और दूसरी बात के अकाउंटिंग जिन बच्चों के कॉमर्स एज स्ट्रीम सेलेक्टेड है, अकाउंटेंसी में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक्चुअली ROI का, वो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मैं जानता हूँ वो सही है, यहाँ गलत दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, बट आपको यही यूज़ करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि NCERT की टेक्स्ट बुक में ये है, सजेस्टेड में ये वाला फॉर्मूला रहेगा, वो वाला आप यूज़ करोगे। ऑल्दो दैट बीइंग कंसेप्चुअली करेक्ट, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं।
इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि सही आया है या नहीं। तो किधर गया? ये प्रमोशन नेम चल रहे हैं, ये हियर यू गो 25.10 एंड 53.79। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और इधर कैलकुलेशन गलत किया हुआ है, तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर। वॉट हैज़ बीन डन, ये जिस एग्ज़ाम में सजेस्टेड में आया था वहाँ से कॉपी किया हुआ। आई टेल यू द प्रॉब्लम हियर कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ये तो ग्रॉस मार्जिन तो आपने एनुअली कैलकुलेट किया है 12 लाख रुपए का, बट उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस सारे मंथली ले लिए हैं, है ना। ये इंटरेस्ट एनुअली है, पर ये दोनों फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो फॉर द मंथ दे रखे हैं, यू कैन रीड द क्वेश्चन, इसलिए सोल्यूशन गलत है, तो वी कांट वेरीफाई फ्रॉम दिस। ट्रस्ट मी, वो आंसर गलत है। एग्ज़ाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ रखा है। वी कैन क्लियरली सी कि ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर दैट मंथ बोला हुआ है, तो ये मंथली हैं। इसको इन्होंने सॉल्व करते टाइम सिर्फ 60 लिया है, इंटू 12 नहीं किया है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैंने सॉल्व किया है दैट इज़ द करेक्ट सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल एनी टू प्राइजिंग स्ट्रैटेजी। तो प्राइजिंग स्ट्रैटेजी हमारे कोर्स में काफ़ी सारी हैं, आपको सारी ही डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्यू वर्ड दे देता हूँ उसको समझने के लिए। एक होती है कॉस्ट प्लस प्राइजिंग, इसमें हम मैं सिंपली कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ और फिर उस कॉस्ट में कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़ दूंगा, ये मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसके बाद है पेनिट्रेशन प्राइजिंग। पेनिट्रेशन प्राइजिंग में मैं इनिशियली जो हैं, इनिशियली बहुत सिंपल है, देखिए समझना, इनिशियली प्राइजेस लो रखूँगा क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। जैसे जैसे कंपटीशन कम होता जाएगा बाद में मैं प्राइजेस इंक्रीज कर दूंगा, दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइजिंग। फिर अगली है स्किमिंग या क्रीमिंग प्राइजिंग पॉलिसी। इसमें रिवर्स किया जाता है, इनिशियली प्राइजेस हाई रखी जाती हैं क्योंकि मैं इनोवेटर हूँ, मैं फर्स्ट हूँ मार्केट के अंदर, तो इनिशियली मैं प्राइजेस लो रखूँगा, फिर बाद में कभी ना कभी तो कंपटीशन आना ही है, तब मैं प्राइजेस डिक्रीज़ कर दूंगा। और लास्ट वाली है वेरिएबल प्राइजिंग। वेरिएबल प्राइजिंग के अंदर मैं अलग अलग प्राइजेस चार्ज करूँगा डिफरेंट कस्टमर से, डिफरेंट प्राइस फ्रॉम ईच कस्टमर। ये ऐसे बिजनेसेस में किया जा सकता है जो आर्टिस्टिक इन नेचर हैं, एवरी प्रोडक्ट इज़ यूनिक फ्रॉम एनी अदर प्रोडक्ट, या ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मार्केट जहाँ पे बार्गेनिंग है, टूरिस्ट शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर ये किया जा सकता है, ठीक है ना। बट ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, रिपीट कस्टमर्स को डिस्करेज करेगा और हर सेल करने के लिए आपको अलग मेहनत लगेगी। आपको ये सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ में इनका मीनिंग पता होना चाहिए दोस्तों, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पता होनी चाहिए हर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी, या आप कौन सी सजेस्ट करते हैं प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइस मिक्स के अंदर चारों दे रखी है, स्ट्रेट अप प्राइस मिक्स में है यही मार्केटिंग वाले चैप्टर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलैबोरेट एनी 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग में दोस्तों एक्सक्यूज मी, 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग एक अग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर एक पार्टी फ्रेंचाइजर दूसरी पार्टी को अपना ब्रांड नेम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल यूज़ करने के लिए अलाउ करती है और उसके बदले में रॉयल्टी लेती है। फ्रेंचाइजिंग जो टॉपिक है उससे कुछ ना कुछ आना है दोस्तों, या तो टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग पूछ लेंगे, या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग पूछ लेंगे, या फ्रेंचाइजिंग ही पूछ लेंगे, या फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट के इंग्रेडिएंट्स पूछ लेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा, तो फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट के वो एलिमेंट्स पूछ लेंगे कि क्या क्या रहता है। उसको याद करने के लिए मैंने जो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं उसमें बता रखा है। कोपो से आप याद रख सकते हैं, COPO, C फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, O फॉर ऑपरेशंस मैनुअल, P फॉर प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, एंड लास्ट वाला जो O है वो है ऑन गोइंग साइट मेंटेनेंस। बहुत सिंपल है, उसकी एक बार आप ज़रूर तैयारी करके जाना। तो फ्रेंचाइजिंग बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, बट स्टिल आई थिंक फ्रेंचाइजिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज ही बचती हैं, फ्रेंचाइजिंग, मर्जर और एक्विजिशन। फ्रेंचाइजिंग का सब कुछ कोई एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएगा। मर्जर्स में टाइप्स ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशन में टाइप्स ऑफ एक्विजिशन, फिर
वाई मर्जर्स एंड एक्विजिशन टेक प्लेस, उसमें सिनर्जी वाला जो टॉपिक है उस पर छोटा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो एक्सप्लेन करने को आ सकता है मर्जर्स और एक्विजिशन के एडवांटेजेस। फेलियर ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन कोर्स में नहीं है, इसके अलावा जो कुछ कोर्स में नहीं है उस पर क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो ये वाला चैप्टर भी एक्चुअली इन द रिड्यूस सिलेबस काफ़ी सिंपल और छोटा हो जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग पे आते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग है, उसके बाद बिजनेस फ्रेंचाइजिंग है, और एक है बिजनेस फॉर्मेट। सबका एक एक कीवर्ड आपको याद रखना है और वो आंसर में ज़रूर लिखना है। लास्ट वाला है बिजनेस फॉर्मेट, ठीक है। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग में हम बना बनाया प्रोडक्ट देंगे और वो सेल करना है फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को प्रोडक्ट देगा और उसका प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी को बेचना है, सिंपल। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज के अंदर फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को रेसिपी बताएगा कि कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, फिर फ्रेंचाइजी प्रोडक्शन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंचाइजर ऑफ कोर्स और फ्रेंचाइजर के इंस्ट्रक्शन पे, और फिर वो बना हुआ प्रोडक्ट वो आगे मार्केट में बेचेगा। तो प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग में बना बनाया प्रोडक्ट बेचना है, मैन्युफैक्चरिंग में पहले बनाना है फिर बेचना है। बिजनेस फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपको याद रखने के लिए सिंपल सा रखना है, वन सिंगल कंपनी, आप सिर्फ एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है ना। जैसे इंडिया के अंदर इमेजिन स्टोर्स हो गए, एप्ट्रॉनिक्स हो गए, ये एक्सक्लूसिवली स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट गैजेट्स बेचेंगे बट सिर्फ एप्पल के, ठीक है। तो ये बिजनेस फ्रेंचाइज हो गया। और बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज जो है, वहाँ पर फ्रेंचाइजर पूरा का पूरा एक फॉर्मेट देता है फ्रेंचाइजी को, तो वो बताता है कि बिजनेस कैसे करना है, फिनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, क्लाइंट्स भी कुछ प्रोवाइड करता है। तो पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा फ्रॉम स्क्रैच टिल योर सेल, एवरीथिंग इज असिस्टेड बाय द फ्रेंचाइजर। तो वो बिजनेस फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट वो समझाएगा। तो नाम में ही मीनिंग है प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस एंड बिजनेस फॉर्मेट। बिजनेस और बिजनेस फॉर्मेट में कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन द गिवन सिचुएशन। तो कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो करिए ये हमें बताना है, ठीक है। तो हर केस को पढ़ना है, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझनी है और एक लाइन का डिस्क्रिप्शन देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ दिख बढ़ा रहा है, हमें बहुत कम कंटेंट लिखना है। द ओनली थिंग फॉर अस टू डू इज टू रीड द केस गिवन केयरफुली एंड फाइंड आउट विच particular type of marketing strategy is discussed or talked about. Vipul found a worm crawling out of a newly opened Tetra Pak of juice manufactured by a reputed company, Juices Limited. He went back to the shopkeeper from whom the pack was purchased, who directed him to call up the customer care center. भाई रिटेलर ने बोला कि साहब मैं तो सिर्फ बेचने वाला हूँ, मैंने पैक किया नहीं है, तो आप कस्टमर केयर पे बात करो कंपनी के। When all his efforts fell free, he went to a consumer activist group to seek advice. उसका कोई भी तरीका काम नहीं गया, तो वो एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप के पास गया, मतलब जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता जागरूक संस्थान के पास गया, जागरण संस्थान के पास गया। द ग्रुप डिसाइडेड टू हेल्प विपुल एंड टेक मेजर्स टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट। उन्होंने कहा पूरे फर्म के प्रोडक्ट ही बंद करा देंगे ऑफ अ पर्टिकुलर बैच, एक बैच के भाई, क्योंकि उस बैच में गड़बड़ हो सकती है तो बंद करवा दिया। एंड अर्ज कस्टमर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। जूसेस लिमिटेड लॉस्ट इट्स इमेज इन द मार्केट, ऑफकोर्स क्योंकि ये इवेंट हुआ है उससे इमेज गई होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि लॉस्ट इमेज को वापस लेके आइए। तो यहाँ पर कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, तो पब्लिक रिलेशन जो है, हमारे जो कंपनी की इमेज है, इमेज बिल्डिंग है, वो डैमेज हो गई है। तो अभी यू नीड टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक द कंपनीज इमेज। तो पब्लिक रिलेशन की बात हो रही है, कॉर्डियल पब्लिक रिलेशन रखने पड़ेंगे ताकि पब्लिक को फिर से हमारे प्रोडक्ट में ट्रस्ट जागे, और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मिस्टेक जो हुई है। एंड यू नीड टू अपोलोजाइज एंड ऑल्सो पे द रिक्विजिट कंपनसेशन दैट इज फॉर दैट प्रोडक्ट ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रितु, विमला एंड स्वप्ना आर 3 women entrepreneur who are engaged in dealing handicraft goods under the brand name Craftworks through a chain of retail outlets at 5 different places in Mumbai। जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टर्म 1 में भी समझाया था कि लास्ट में पढ़ लेना अच्छा रहता है तो आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे इसके अंदर हमें शुरू से ही पता है कि मैं बेसिकली इसको, इन सारे केसेस को इस थॉट से पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे ढूंढना है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है।
They outsource all the products from tribal and rural women of states of Maharashtra. Ritu is the opinion that in the order to increase the sales of their product, they should advertise about it on television. देखिए इससे ज़्यादा हिंट क्वेश्चन में नहीं मिल सकता, क्लियरली बात कर दी. बट स्वप्ना इज आर्ग्यूइंग दैट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस विल एड अप टू द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, वेयर इज विमला इज इंसिस्टिंग दैट दे शुड सेट अप एन ऑनलाइन पोर्टल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब. दो पार्टनर्स ने जो सजेस्ट किया है वो क्लियरली एडवर्टाइजिंग का ही एक तरीका है, पेड फॉर्म है और इम्पर्सनल है, तो ये एडवर्टाइजिंग हो जाएगा. ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं. सोहन हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर हैंड वॉश एंड टॉयलेट सोप्स in a rural area in Haryana. In order to promote the product initially, he plans to distribute small sachets of hand wash as free samples besides deploying a team of salesmen. एक तो free samples की तरह दे रहा है, ठीक है, और team of salesmen भी deploy करेगा to sell products door to door in different parts of the city. Moreover, he has decided to conduct a hygiene camp in rural areas wherein he will distribute a kit comprising of hand wash and soap, and also plans to organize street plays to highlight the importance of hygiene and sanitation in our daily lives. दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो पर्सनल सेलिंग हो रही है ना, वो समझा दीजिएगा आप, और एक एंड पे सेल्स प्रमोशन भी हो रहा है, तो दोनों बता दीजिएगा आप इस क्वेश्चन के अंदर. एग्जाम के आंसर में सिर्फ पर्सनल सेलिंग कहा है, बट इफ अ स्टूडेंट सीज दिस पॉइंट फ्री सैम्पल्स एंड स्ट्रीट प्लेस हाइजीन की इंपॉर्टेंस करने के लिए, तो ये एक्ट बेसिकली उनको हाइजीन समझा के क्या एट द एंड ऑफ द डे हाइजीन समझाने के पीछे मेरा रीज़न क्या है कि भाई अब मेरे प्रोडक्ट यूज़ करो आप ताकि हाइजीनिक रहो, तो सेल्स प्रमोशन का इरादा है मेरा, तो सेल्स प्रमोशन हो जाएगा. सो दिस इज़ इट. ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. सेक्शन सी की तरफ चलते हैं हम. यहाँ पर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं. व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट एंड हाउ कैपिटल मार्केट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर. देखिए कैपिटल मार्केट होता क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला चैप्टर है, उसमें 3 ही टॉपिक है, कैपिटल मार्केट और उसके साथ IPO और उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर. वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मेथड्स ऑफ रेजिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस में कोई एक किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको और वो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. और एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, तो प्रिपेयर देम वेरी वेल, वेरी थरली. ठीक है, अब कैपिटल मार्केट क्या जगह होती है. देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स. तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कैपिटल मिलती है. कुछ लोग हैं जिनको कैपिटल लगानी है कहीं पे, मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बदले उनको रिटर्न चाहिए, और कुछ लोग हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसा लेने आए. मैं आपका पैसा ले रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट पैसा है, और उस पैसे के बदले मैं आपको थोड़े और पैसे दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, रिटर्न दूंगा, डिविडेंड दूंगा. वो उस पैसे की कॉस्ट है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट. तो कैपिटल मार्केट वो जगह है जहाँ पर लोग आते हैं कैपिटल को सीक करने के लिए, मतलब वो एंटरप्रेन्योर हुए, और कुछ लोग आते हैं कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए, वो जनरल पब्लिक एट लार्ज हुई. सो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर एंटरप्रेन्योर्स come to raise investment, raise finance, raise capital, and general public come to invest their funds. अब इसमें sophisticated investors भी हो सकते हैं, retail investors भी हो सकते हैं, foreign investors भी हो सकते हैं, as much as is permitted under the RBI guidelines. Explain how capital market are the most important source of raising finance from an entrepreneur. कैपिटल मार्केट को कवर करूँ तो एक्चुअली कैपिटल मार्केट के अंदर खुद का किया हुआ फाइनेंस हटा दो तो बाकी सारा कैपिटल मार्केट से ही मिल रहा है. कैपिटल मार्केट के स्कोप में सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस आ जाते हैं. तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम का आंसर बता देता हूँ. और उसके अंदर दोस्तों पूरा वर्ड टू वर्ड क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. देखो लर्न कर पाते हो तो इससे बढ़िया तो और कुछ होगा ही नहीं, दैट इज़ वॉट विल फेच यू फुल मार्क्स. बट अगर आप पूरा लर्न नहीं कर पाते कोई बात नहीं, कीवर्ड ज़रूर मेंशन करके आना, कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कैपिटल मार्केट क्या है, इफेक्टिव और स्मूथ ट्रांसफ़र है पैसों का, कैपिटल का, इन्वेस्टर्स से एंटरप्रेन्योर के पास, कंपनी के पास, बिजनेसेस के पास. कैपिटल मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, मूव करता है, क्योंकि जो पब्लिक है उसके पास ये बड़े फंड्स, दे आर लूजिंग देयर परचेजिंग पावर, they are losing the opportunity to earn, they are hampering the growth.
आइडियल पड़ा है ये फंड, अब इसको मोबिलाइज कर दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योर के पास पहुंचाया जाएगा, तो एंटरप्रेन्योर इस पे इन्वेस्ट करेगा और पैसा कमाएगा। फॉरेन कैपिटल रेस करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से रेस की जा सकती है। देर आर वेज, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बना सकते हैं, तो तरीके हैं कैपिटल मार्केट के थ्रू फॉरेन से पैसा उठाने के। अगर मेरी कंपनी की गुडविल इतनी है, अच्छा नाम इतना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द कंट्री। फॉरेक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका अलोकेशन अच्छे से हो जाता है कैपिटल मार्केट के अंदर विद दी rules and regulations that the capital market is governed under by government and other authorities। उससे क्या होगा कि हाईएस्ट यील्ड दे ऐसे इन्वेस्टमेंट में भी फंड्स जाएगा और ऐसे इन्वेस्टमेंट एरियाज में भी पैसा जाएगा जिनको ज़रूरत है, प्रायोरिटी सेक्टर है जो देश के लिए ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट उनको मोटिवेट करेगा या किसी तरीके के इंसेंटिव्स देगा कि वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो प्रॉपर अलोकेशन ऑफ फंड्स भी कैपिटल मार्केट इंश्योर करता है, क्योंकि ये मार्केट है तो यहाँ पे तरह तरह की कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप हर तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टर ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करे, वो लो रिटर्न यील्डिंग इन्वेस्टमेंट में भी करेगा, क्योंकि वहाँ रिस्क कम होता है। सिंपल सी बात समझिए, जहाँ रिटर्न अच्छा मिलेगा वहाँ ऑफकोर्स रिस्क भी होगा, हायर द रिस्क हायर इज़ द रिटर्न। तो ऐसे बिजनेसेस में गवर्नमेंट की बैकिंग मिल जाती है या डेट के नेचर में इन्वेस्टमेंट सीख किया जाता है, तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है इन्वेस्टर के लिए। तो प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कैपिटल मार्केट इंश्योर करता है, ठीक है। तो बैलेंस ग्रोथ होती है कंट्री की। एंटरप्रेन्योर की जितनी भी ज़रूरतें हैं पैसों की वो वेरीड होती हैं। उसको हो सकता है इक्विटी फाइनेंस चाहिए, उसको हो सकता है डेट फाइनेंस चाहिए, उसको हो सकता है हाइब्रिड नेचर का चाहिए, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन चाहिए, सब कैपिटल मार्केट में इजीली मिलेगा। सेम इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। वो हो सकता है कि वो थोड़ा रिस्की एपेटाइट का हो, तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो क्योंकि वह रिटर्न का स्कोप ज़्यादा रहता है। कंजर्वेटिव टाइप का होगा, किस एज सेगमेंट में है, अगर अर्ली इन हिज लाइफ है तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीख करेगा, लेट इन लाइफ है तो लंबा टाइम होराइजन नहीं है तो वहाँ पर वो इंटरेस्ट या डेट इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, क्योंकि लंबे टाइम होराइजन में इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का स्कोप है। डेट क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो उनके पास लंबा टाइम होराइजन है नहीं, तो फिर वो डेट करेंगे कि मेरे को मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाए फॉर सम अपकमिंग ईयर्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये कैपिटल मार्केट के एडवांटेजेस हो गई। इतनी बात इसीलिए करी ताकि एग्जाम्पल से आपको पॉइंट याद आ जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर लिखना है सही। चलिए फिर से हम हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कैपिटल मार्केट एक्सप्लेन कर दिया। निष्ठा, अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू स्टार्ट किड्स फर्नीचर, अ वेबसाइट ऑफ डिज़ाइनर। एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, लास्ट के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दे वर इम्प्रेस्ड बाय हर बिजनेस प्लान एंड डिसाइडेड टू फंड हर स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी स्टेक एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो कौन से तरीके का सोर्स इन्होंने रेज किया ये बताया है। मैं तो क्योंकि टर्म 2 के अंदर चैप्टर ही इतने हैं तो सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गया, मतलब एंजल इन्वेस्टर या वेंचर में से कोई एक होगा हाई प्रोबेबिलिटी पे, तो दो ही आपके पास बचते हैं। और एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट पे प्रीवियस वीडियोस में बहुत क्वेश्चन आए, मैं इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना है। मेंटोरशिप का काम हुआ है या एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया है गाइड करने के लिए, प्रोएक्टिव एडवाइस देने के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है या सीईओ है किसी बड़ी कंपनी का, तो एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, सब होते हैं। ये एडवाइस रिएक्टिव देते हैं, सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इनका प्रोफेशन होता है, बिजनेस है ये कि ये नए नए एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्ट करें। तो ये एक आधा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाई रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल में दोनों ही जाते हैं, तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत है। एंजल इन्वेस्टर में यूनिक क्या है, मेंटोरशिप, करेक्ट, और दूसरा प्रोएक्टिव एडवाइस और एक दो इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या है कि ये रिएक्टिव एडवाइस देंगे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाई रिस्क हाई रिटर्न दोनों करते हैं, इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं। इन डिटेल में आप टेक्स्ट बुक में पूरा पढ़ के चले जाइएगा उसको, बाकी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि कौन सा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इट वॉज रिलेटिवली एन अनट्राइड एरिया इन्वॉल्विंग हाई रिस्क, क्लियर पॉइंट के एंजल या वेंचर में से कुछ एक होगा। शी लैक्ड द नेसेसरी फंड्स एंड एक्सपीरियंस टू गिव शेप टू हर आइडिया। शी न्यू दैट इफ शी फेल्ड to get investment from the public, her idea would die
down before it is tried. So she made a detailed business plan and presented her idea to FIFA Finance Limited, a company run by group of professional investors. एक तो पूल बनाया है, सफिस्टिकेटेड पूल, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसे चलाते हैं. एंजल इन्वेस्टर में एक होगा और वेंचर कैपिटलिस्ट में पूल ऑफ फाइनेंस क्रिएट किया जाएगा. ये वेंचर कैपिटल फाइनेंस का क्वेश्चन है. अब आपको इसको डिस्क्राइब करके दे देना है, ठीक है. तो इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ. किसी भी बच्चे को तकलीफ है, प्रीवियस सैम्पल पेपर वीडियोस आप देखिए, वहाँ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. रीड द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ बिजनेस न्यूज़पेपर एंड आंसर. तो पहले पढ़ लेता हूँ मांगा क्या है नीचे. कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द पैसेज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मर्जर. कौन से टाइप का मर्जर हुआ. तो कितने टाइप के मर्जर होते हैं. हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है. कॉन्ग्लोमरेट मर्जर अनरिलेटेड बिजनेस में जाएगा और उसके दो होते हैं, प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन. हॉरिजॉन्टल मर्जर में हम हमारे कॉम्पिटिटर से कर रहे हैं. और एक होता है वर्टिकल मर्जर. वर्टिकल मर्जर में एक सप्लाई चेन में आने वाली एंड प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा, उसकी पूरी सप्लाई चेन होगी. टेक्सटाइल का एग्जांपल हर बार दे रहा हूँ मैं. कॉटन, कॉटन से क्लॉथ, क्लॉथ से डाइड टेक्सटाइल, उससे रेडीमेड गारमेंट्स. अब इस सप्लाई चेन में आने वाली कोई भी दो कंपनीज एक दूसरे से कंबाइन कर जाती हैं तो वो वर्टिकल मर्जर हो जाएगा. चलिए पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या किया है. कमल लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल हैविंग देयर प्लांट इन सूरत, अ सिटी ऑफ गुजरात. वस्त्र लिमिटेड आर दी मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. देखिएगा, कमल लिमिटेड जो है वो टेक्सटाइल में है, करेक्ट. और वस्त्र लिमिटेड जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स में. जो मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किया है फॉर्चुनेटली उसी से क्वेश्चन बन गया. आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. ये वर्टिकल मर्जर है. आपको वर्टिकल मर्जर डिस्क्राइब कर देना है. 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छे से पता होना चाहिए. वर्टिकल मर्जर को प्रॉपर्ली डिफाइन करिए. फिर इन्होंने पूछा है उसके बारे में कर दीजिए कि इसकी एडवांटेजेस क्या रहती है. देखिए, अगर सप्लाई चेन में आने वाली दो कंपनीज मिल जाएंगी तो जो बीच में प्रॉफिट मार्जिन डाइल्यूट हो रहा था वो बच जाएगा. सप्लाई जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, क्वालिटी इंश्योरेंस हो जाएगी, टाइमली सप्लाई मिल जाएगी और सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ मर्जर अदर देन द वन आइडेंटिफाइड अबाउट. तो मैं बता चुका हूँ आपको. हॉरिजॉन्टल कंपटीशन के साथ किया. कॉन्ग्लोमरेट टोटली अनरिलेटेड बिजनेस में किया. इसमें प्योर कॉन्ग्लोमरेट होता है और मिक्स्ड होता है. प्योर के अंदर बिल्कुल अनरिलेटेड है, मिक्स के अंदर कुछ रिलेटेड है. मिक्स के अंदर दो आ जाता है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन. प्रोडक्ट एक्सटेंशन में दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक नया यूनिक प्रोडक्ट बना दिया. मार्केट एक्सटेंशन के अंदर दो पर्सन जो अलग अलग मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे अब दोनों साथ में आ गए ताकि मार्केट उनका ग्रो कर जाए. तो मार्केट एक्सटेंशन मर्जर हो जाएगा उधर. और वर्टिकल एक्सपांशन अभी इस क्वेश्चन में आ ही गया. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स. बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने. मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए एक गैम्बिट ऑफ टॉपिक्स क्रिएट किया गया है. मार्केटिंग मिक्स उसे कहते हैं. इसके अंदर प्रोडक्ट को मतलब आपके कंपनी को नोन कराने के लिए, कंपनी की वैल्यू क्रिएशन के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सभी चीज़ें कवर्ड होती हैं. मार्केटिंग मिक्स में सब एलिमेंट्स आते हैं 4. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, ये सब कवर्ड रहेगा. लोगो कवर्ड रहेगा, लेबर कवर्ड रहेगा. प्राइस के अंदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कवर रहेंगी. कैसे प्रोडक्ट को प्राइस किया जाएगा, कैसे प्राइस को एज अ टूल यूज़ किया जा सकता है मार्केट शेयर गेन करने के लिए या मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट की. उसके बाद आ जाएगा प्लेस मिक्स. प्लेस मिक्स इज़ बेसिकली प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना. उसमें डायरेक्ट सेलिंग होती है, इनडायरेक्ट सेलिंग होती है. कई फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्ट की. बेसिकली प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से सेल होगा और किस में मेरा प्रॉफिट डाइल्यूजन कम होगा, कौन सा मेरे बिजनेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है. देन कम्स प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन के अंदर मैं वो सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट को, मेरी ब्रांड को, मेरी कंपनी को नोन करती है लोगों से. तो प्रमोशन मिक्स के अंदर आ जाएगा एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड ऑल दी पब्लिसिटी दैट इज टेक्स प्लेस. ये सारे प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं. एडवर्टाइजिंग प्रमोशन मिक्स में आएगा. तो अब आपको इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है. तो सारे 4 P's आपको पता होने चाहिए. अच्छे से उनको डिफाइन करना है, उसके अंदर आने वाले सब एलिमेंट्स को लिखना है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ. ये क्वेश्चन ऑल्दो 5 नंबर का है पर इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा जाएगा. तो कम से कम
आपको एक पेज एंड मोर देन 1 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। जो सजेस्टेड आंसर में कंटेंट है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, एंड आई बिलीव मैंने अनोटेशंस भी किए हुए होंगे उसमें। सो यू कैन सी द की वर्ड्स दैट यू नीड टू राइट देयर टू गेन गुड और फुल मार्क्स। तो ये तो मर्जर वाला हो गया। ये रहा मार्केटिंग मिक्स। तो इंग्रेडिएंट्स हैं, टूल्स हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स हैं मतलब इनको चेंज किया जा सकता है। प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और कैसे मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा, ये अलग हो सकता है। 2 आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं बट अलग अलग कंपनी इनको बनाती है, तो सबका अलग अलग 4P हो सकता है, ठीक है ना। फीचर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करी। प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली प्राइस रखनी पड़ेगी ताकि आप कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर छीन सकें। इकोनॉमिक्स के फंडे बेसिकली। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को। इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, अफोर्डेबल फास्ट मूविंग सेगमेंट का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली। प्रमोशन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ अंडरटेकन करते हैं जो आप प्रोडक्ट को या ट्रेड के अंदर अपने कंपनी को, ब्रांड नेम को नोन करवाने के लिए लोगों को। एडवर्टाइजिंग, प्रेस रिपोर्ट्स, इंसेंटिव्स, कंज्यूमर स्कीम्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, डोर टू डोर सेलिंग, पब्लिसिटी एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज़ कवर्ड अंडर प्रमोशन। देन प्लेस मिक्स के अंदर ईजी बनाना कस्टमर के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को ले सके, और बहुत सारी चीज़ें की जाती है जिससे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करके प्रोडक्ट जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ जल्दी पहुँचे, ईजीली पहुँचे और कम कॉस्ट पे पहुँचे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड किया जाएगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, नेचर ऑफ कंपनी पे, कंपनी गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे। तो सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इधर कवर हो जाएंगे। लिखना नहीं है पर उनका एक एग्जिस्ट दे देना है आंसर के अंदर। और अच्छा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट एफिशिएंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना आपके कंट्रोल में रहेगा उतना अच्छा है। सो दिस इज़ इट गाइज, दिस वॉज अनदर सैम्पल पेपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपके। आई होप तैयारी सबकी अच्छी चल रही है। सो गोज़ विदाउट सेइंग, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो से क्या समझ में आया, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है। और अगर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो कि भाई ये चीज़ें थी, अच्छे से समझ में आई। अदरवाइज स्मॉल थैंक यू वुड बी अ ग्रेट gesture from you and it would be very helpful for the channel because this is how YouTube's algorithm works. सब्सक्राइब बटन दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया है तो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और एक बात, इस चैनल को अपने आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स आपके जूनियर्स हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल से जुड़े रहिएगा इवन आफ्टर योर एग्ज़ाम्स। आपके जो भी स्कोर्स आते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज दैट इज़ द प्राइमरी थिंग दैट आई एम वर्किंग फॉर कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, दैट यू आर सेटिस्फाइड, and if you are happy that makes me happy. That's why I always say happy to help, and I'll see you in the next video guys. Good day for now and अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा. Bye.